दोस्तों, वेलकम टू एएमएल ट्रांसफॉर्मेशन चैनल। ये चैनल डेडिकेटेड है एएमएल केवाईसी स्किल सेट इंप्रूव करने के लिए। इस चैनल में एएमएल केवाईसी को रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हैं विच इंक्लूड फ्रॉम केवाईसी, एएमएल एंड फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन। साथ ही साथ इसमें एएमएल इंटरव्यू क्रैक करने के लिए क्वेश्चन बैंक भी दिया गया है। तो आज जो हम ये वीडियो लेके आए हैं, इट इज़ अबाउट आइडेंटिफाइंग एंटिटीज पार्ट 2। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन हैव ए लुक। तो पार्ट 1 में हमने चीज़ें जो कवर की थी वो है व्हाट इज केवाईसी, नो योर करंट, नो योर क्लाइंट, स्टेप्स इन एंड टू एंड केवाईसी, टाइप ऑफ ड्यू डिलिजेंस, नेचुरल पर्सन एज ए एंटिटी क्या होता है, रिकॉग्नाइज्ड रेगुलर एंटिटी क्या होता है, रिकॉग्नाइज्ड लिस्टेड एंटिटी क्या होता है, प्राइवेट एंटिटी एंड एसपीवी क्या होते हैं। एंटिटी टाइप आइडेंटिफाई करना केवाईसी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज उसके हिसाब से ही आगे जाके उस एंटिटी के साथ इंडिविजुअल हो या नॉन इंडिविजुअल कौन से रिस्क एसोसिएटेड होंगे, उसको मिटिगेट कैसे करेंगे, और साथ ही साथ रेगुलेटर के कौन से रूल्स इस पे इम्प्लीमेंट होंगे वो जानने के लिए एंटी आइडेंटिफाई करना केवाईसी का रूल नंबर 1 है। तो उसी चीज में आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं। जो सबसे पहली चीज हम कवर करेंगे, लेट्स सी। तो एंटिटी टाइप एक होती है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल। इसका मतलब ये है जैसे स्पेशल इन्वेस्टमेंट व्हीकल होती है वैसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल होती है। इसमें क्या किया जाता है, एक एंटिटी सेटअप किया जाता है जो सिंगल पर्सन हेड करे या 10 लोग मिल के बनाए। इसका सोल पर्पस होता है इन्वेस्ट करना। अभी इनके पास जो पैसा है ये अपना भी हो सकता है या कोई थर्ड पार्टी भी नहीं दे सकता है। दिस ग्रुप इज फॉर्म टू इन्वेस्ट द मनी। जरूरी नहीं हो कि जो पूरा पैसा है इन 10 ही लोगों का हो सकता है दीज आर ऑल पार्शियल ओनर्स। इस पे 10 लोग म्यूचुअल बेनिफिशियल ओनर हो सकते हैं। एंड ये जो क्लोज रिलेटेड लोग हैं कुड बी फैमिली मेंबर्स और आर कनेक्टेड विथ लीगल स्ट्रक्चर। ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल इज ए वेरी कॉमन फॉर्म ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस विच इज यूज्ड बाय पैप, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन। पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन के जब भी हम केवाईसी करते हैं, देन वी आल्सो टेक इनटू अकाउंट द पीपल हु आर लिंक्ड टू द फैमिली, क्लोज रिलेटिव्स एंड ऑल द सेकेंडरी फैमिली मेंबर्स आल्सो। सो हम वो जो केवाईसी लेते हैं ओनली टू चेक वेदर दे आर गेटिंग इन्वॉल्व इन एनी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल। क्या रहते हैं कि डायरेक्टर उनके ही फैमिली के हैं, यहाँ के जो ऑडिटर है वो भी उनके फैमिली के हैं। तो ऐसे करके वो एक फैमिली कंपनी बना देते हैं और उससे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये एक मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है। अभी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल 2 टाइप के होते हैं, एक ट्रस्ट एंटिटी होता है, एक सीआईएस होता है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल हेज फंड या प्राइवेट इक्विटी फंड मोस्टली यूज करते हैं मनी लॉन्ड्र करने के लिए, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल को उतनी स्क्रूटिनी या उतने एएमएल रेगुलेशन के अंडर वो नहीं आता एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं। हम स्टॉक्स या दूसरे इंस्ट्रूमेंट में डायरेक्ट एफआई से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट दैट विल बी अंडर रेगुलेट स्क्रूटिनी। इसलिए जब भी किसी को मनी लॉन्ड्र करना होता है, लाइक पैप, वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल का यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल 2 टाइप के होते हैं, एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, दूसरा ट्रस्ट एंटिटी। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम वो होती है, मतलब एक कलेक्टिव अकाउंट होता है जिसमें बहुत सारे लोग पैसा डालते हैं और एक फंड मैनेजर उसको इन्वेस्ट करता है। इसका एक सिंपल एग्जांपल म्यूचुअल फंड कह सकते हैं। 2 टाइप के सीआईएस होता है, एक ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब होता है जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हैं, एंड क्लोज एंडेड में तब तक नहीं निकाल सकते जब वो मैच्योर नहीं हो जाता। अब सीआईएस मनी लॉन्ड्रिंग में कैसे जा रहा है, जैसे हमें पता है म्यूचुअल फंड के एक फंड मैनेजर होता है, लेकिन इसमें पैसा कौन डाल रहा है, इन्वेस्टर। और पैसा मैनेज कौन कर रहा है, जो फंड मैनेजर है। इसका एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। तो ये जो पैसा जो स्टॉक्स में जाता है, ये नहीं पता होता कि एक्चुअल सबसे ज्यादा मैक्सिमम पैसा किसने डाला, बिकॉज ये ग्रुप फंडिंग है, कलेक्टिव फंडिंग है। तो इसलिए आपका कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम एक एएमएल प्रोसेस के थ्रू भी जा सकता है। दूसरा, ट्रस्ट एंटिटी। जैसे आपको पता ही होगा, ट्रस्ट इज ए वेरी कॉमन फॉर्म ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग टेक्निक। अब ये ट्रस्ट जो है ये नॉर्मल
चैरिटेबल ट्रस्ट वैसी वाली चीज नहीं है। ट्रस्ट एंटिटी का मतलब होता है, एक पार्टी होता है सेटलर, ठीक है, सेटलर के पास मोटा पैसा है, वो क्या करेगा, एक और पार्टी को हायर करेगा, एक थर्ड पार्टी को हायर करेगा, जैसे एडवोकेट, अटॉर्नी, उसको ट्रस्टी बोलेगा, उसको बहुत सारे एसेट देगा और बोलेगा ये एसेट से जैसे भी पैसा निकल रहा है आप ये बेनिफिशियरी को दो। अभी ये जो टेक्निक है ये वो लोग यूज करते हैं जो अपनी प्रॉपर्टी या बहुत सारा पैसा अपने बेनिफिशियरी को छोड़ के जाना चाहते हैं, और ऐसे करके जाना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी बेनिफिशियरी को मैनेज ना करनी पड़े, प्रॉपर्टी से बेनिफिट आएगा वो बेनिफिशियरी के पास जाए, लेकिन बेनिफिशियरी को प्रॉपर्टी को मैनेज, इसकी मेंटेनेंस ना करनी पड़ी, उसके लिए दे हायर ए ट्रस्टी। अब ट्रस्टी को टेक्निकल लैंग्वेज में अटॉर्नी बोलेंगे या एडवोकेट बोलेंगे या सीए बोलेंगे, और सेटलर जो एक्चुअल ओनर है, जो एक्चुअल जिसके पास मोटा पैसा है, उसको हम सेटलर बोलेंगे। अब ये जो एग्रीमेंट है ना सेटलर, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी के, ये ट्रस्ट डीड के अकॉर्डिंग लिखा गया है कि इसमें क्या क्या आपको करना है। तो एक फादर ट्रस्ट बनाता है, उसका कंट्रोल या मैनेजमेंट एक रियल स्टेट कंपनी को दे देता है और बोलता है कि जैसे ये मैच्योर हो रहे हैं, जैसे इससे पैसा निकल रहा है, आप मेरे फैमिली को दे दो, ठीक है। अब इसमें फादर की डिमाइस हो नहीं हो वो उनके ट्रस्ट डीड के अकॉर्डिंग है। इट इज नॉट ए इंश्योरेंस बट ए मैनेजमेंट ऑफ फंड विच इज बीन टेकन बाय ए थर्ड पार्टी। अब इसमें देखिए, इसमें एएमएल का बहुत बड़ा क्लॉज इसलिए आता है बिकॉज जो ओनर है वो अपनी जो इनकम है वो अपने बेनिफिशियरी को दे रहा है, एंड बेनिफिशियरी इज कंप्लीटली नॉट रिलेटेड टू द सोर्स ऑफ इनकम। तो बेनिफिशियरी अपनी मक्खन खा रहा है, पर ये पैसा कहाँ से आया है, लीगल इलीगल कैसे आया है, ही इज नॉट अवेयर, एंड ये सब मैनेज करने के लिए ही हैज मेड एन एडवोकेट और चार्टर्ड अकाउंटेंट एज अ ट्रस्टी, उसको भी वो दे रहा है, उसका उसका जो इनकम होना चाहिए वो उसको मिल रहा है। तो ऐसे करके ये लोग जो मनी लॉन्डर्ड हुआ उसको ट्रस्ट फंड में डाल के बेनिफिशियरी को पैसा देते हैं। अब हम कुछ और एंटिटी टाइप्स पे आते हैं। एक है फाउंडेशन और चैरिटी। मोस्टली हमने सुना है फाउंडेशन और चैरिटी सेम हमको लगता है दोनों का मीनिंग, बट दोनों थोड़े ही अलग है। फाउंडेशन का मतलब ये होता है जिसके पास बहुत मोटा मोटी पैसा आ गया, वो सिंगल स्टेक होल्डर बन के अपना सारा पैसा एक एंटिटी में डाल के उसको फाउंडेशन बनाता है। वेरी एग्जाम्पल इसका मैं दे दूं, जैसे समझ लो मार्क जकरबर्ग हो गया या बिल गेट्स हो गए, ये लोग अपनी चैरिटीज नहीं खोलते, ये अपने फाउंडेशन खोलते हैं क्योंकि इनके पास मोटा पैसा है, और इस फाउंडेशन से वो जिसको चाहे उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो द गवर्नमेंट बाय ट्रस्टी और डायरेक्टर विच इज क्रिएटेड बाय डोनेशन मेड बाय ए सिंगल पर्सन और बिजनेस। फाउंडेशन इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द बेनिफिशियल ओनर, हेंस इट इज वल्नरेबल टू मनी लॉन्ड्रिंग। अब फाउंडेशन में क्या होता है, कंपनी या इंडिविजुअल ने पैसा डाला, बना दिया अपना फाउंडेशन, बट फाउंडेशन इज ऑल्सो ओपन टू डोनेशंस बाय एनीवन डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल शेयर होल्डर। तो कल अगर इस पर मनी लॉन्ड्रिंग का क्लॉज लगता है, वो बोल सकता है कि किसी थर्ड पार्टी ने भी कंट्रीब्यूट किया था शेयर्स के थ्रू या इंटरनल पॉलिसी के थ्रू। तो इसलिए फाउंडेशन से जब भी कुछ पैसा आता है इसका एक्चुअल सोर्स नहीं इतना क्लियरली पता चलता, तो इसलिए फाउंडेशन इज ए वेरी पॉपुलर वे ऑफ डूइंग मनी लॉन्ड्रिंग। साथ ही चैरिटीज, चैरिटीज भी मल्टीपल टाइप की होती है, चैरिटी फाउंडेशन, चैरिटी ट्रस्ट एंड चैरिटी प्राइवेट एंटिटी। चैरिटी फाउंडेशन का तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि सिंगल पार्टी डोनेशन। चैरिटी ट्रस्ट का मतलब होता है कि ये कलेक्टिव पैसा लेके आए हैं और फिर ये पैसा डाल रहे हैं। यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो मल्टीपल पीपल हैं ये पैसा डोनेशन दे रहे हैं किसी डेवलपमेंट के लिए, पर ये पैसा डेवलपमेंट नहीं जाके और किसी एक्टिविटी में जा रहा है, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग में इंडिकेट करता है। सिंस इसके इनकम सोर्स मल्टीपल है, मल्टीपल पीपल ने डोनेशन दिया है, इसलिए इसका एक्चुअल सोर्स आइडेंटिफाई करना इज डिफिकल्ट, देयरफॉर इट इज ए गुड मनी लॉन्ड्रिंग टूल। साथ ही साथ चैरिटीज प्राइवेट एंटिटी, मतलब कोई प्राइवेट एंटिटी है, उन्होंने अपना एक चैरिटी शुरू किया है विच इज नॉट सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट गाइडलाइंस, वो है चैरिटीज प्राइवेट एंटिटी। तो कुछ एंटिटीज हैं जिनको हमें यूबीओ के लेंस के अंडर स्पेशली फोकस करना चाहिए। यूबीओ इज अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनर, जैसे स्पेशल पर्पस व्हीकल,
प्राइवेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, फाउंडेशन, चैरिटी एंड रिलीजियस एसोसिएशन। ये टाइप के एंटिटीज में हमें यूबीओ आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, और जब भी ये केसेस आए लिंक टू दीज एंटिटीज तो हमें उस पर स्पेशल फोकस करना होता है। अब हम आते हैं रिस्क रेटिंग एंड ड्यू डिलिजेंस। तो risk rate, in order to meet the requirement of determining client risk rating and due diligence, हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले इनिशियल रिस्क रेटिंग आप असाइन करो आफ्टर न्यू कस्टमर एक्विजिशन, एंड उसके बाद उसको पीरियोडिक रिव्यू या इवेंट ड्रिवन रिव्यू से हम उसे असेस करते हैं। अभी ये जो इनिशियल रिस्क रेटिंग असाइन हुआ, जैसे ही अकाउंट ऑनबोर्ड हुआ, हम उस पे केवाईसी के बेसिक स्टेप्स करेंगे, उससे हमको उसकी इनिशियल रिस्क रेटिंग पता चलती है। एंड आफ्टर सीडीडी और ईडीडी, डिपेंडिंग ऑन द इनिशियल रिस्क टेकिंग, क्लाइंट, एंटिटी टाइप एंड फाइनेंशियल क्राइम कंसिडरेशन, रिकैलकुलेशन द रिस्क रेटिंग बेस्ड ऑन एडिशनल इंफॉर्मेशन। मतलब आपका एक बार अकाउंट खुल गया, आपका एनसीए के अकॉर्डिंग आपने अकाउंट खोल दिया, उसके बाद सीडीडी ईडीडी के हिसाब से क्लाइंट रिस्क रेटिंग, क्लाइंट की एंटिटी क्या है, कौन सी एंटिटी आइडेंटिफाई की गई, और उसके साथ क्या क्या पोटेंशियल रिस्क एसोसिएटेड हो सकते हैं, उस हिसाब से आप उसकी रिस्क रेटिंग और एक बार अपडेट करो। अभी रिस्क रेटिंग अपडेट होने के बाद 3 टाइप के ही रिस्क होता है, लो, मीडियम एंड हाई। रिस्क रेटिंग आइडेंटिफाई करने के बाद हम ड्यू डिलिजेंस पे आएंगे। तो ड्यू डिलिजेंस 2 टाइप के ही हो गए, सीडीडी एंड ईडीडी। फाइनल रिस्क रेटिंग डिटरमाइन करने के लिए सीडीडी ईडीडी आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्लाइंट रिस्क रेटिंग एंड ड्यू डिलिजेंस अप्लाइज टू ऑल द क्लाइंट एंड रेलेवेंट पार्टीज थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ रिलेशनशिप। ये लाइफ साइकिल जो है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एंड टू एंड केवाईसी का बताया था, जो 3 है, एनसीए, रेगुलर रिव्यू एंड इवेंट ड्रिवन रिव्यू। The level of risk rating is linked to the following due diligence level. For low and medium, it is CDD, and for high risk, it is EDD. ये लो एंड मीडियम एंड हाई का जो कैलकुलेशन है, इसका मैंने रिस्क के ऊपर एक वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने हर एक इंडिविजुअल पैरामीटर को लेके एक्सप्लेन किया है, आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि एंड टू एंड केवाईसी में सीडीडी एंड ईडीडी किस चीज पे इंप्लीमेंट होता है। अब इसमें जो आपका इंटरव्यू क्वेश्चन आ रहा है कि एंड टू एंड केवाईसी में स्टेप्स क्या होता है, ये आपका सिंपल क्वेश्चन है। साथ ही साथ कौन से टाइप की ड्यू डिलिजेंस हम इंप्लीमेंट करते हैं एंड टू एंड केवाईसी में, तो उसका आंसर भी आपको सीडीडी ईडीडी मिल रहा है यहाँ पे। रिस्क रेटिंग की बात करें अभी ड्यू डिलिजेंस के बाद, तो मोस्टली रिस्क रेटिंग के 5 पिलर्स होते हैं। जब भी आपको इंटरव्यू में पूछा जाए कि रिस्क रेटिंग कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो मैंने जैसे पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है, डेमोग्राफिक, बिजनेस, लोकेशन, रिस्क कैटेगराइजेशन, ये सब होता है। तो साथ ही साथ आप रिस्क कैटेगराइजेशन के 5 पिलर्स के बारे में बता सकते हैं। सबसे पहला है कंट्री या ज्योग्राफिक लोकेशन। कंट्री के हिसाब से हम क्लाइंट या यूबीओ नेशनलिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ मेन प्लेस ऑफ ऑपरेशन आइडेंटिफाई करना है, प्लेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट और इनकॉर्पोरेशन, ओरिजिन ऑफ फंड एंड वेल्थ, एंड पेरेंट कंट्री रिस्क। तो सबसे पहला होता है कंट्री, जिसमें हमें ये 5 फैक्टर्स देखने हैं। दूसरा है इंडस्ट्री, कौन से इंडस्ट्री ये रन हो रही है, व्हाट इज द काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड विदिन बिजनेस एक्टिविटी इसका क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब ये आपका मैन्युफैक्चरिंग में आ रहा है, सर्विसिंग में आ रहा है, या वेदर उस रेगुलेटर गाइडलाइंस के अंडर आ रहा है कि नहीं। तीसरा जो है प्रोडक्ट, ये जो आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, इसका प्रोडक्ट का proposed use क्या है, whether it is service or manufacturing or what. And second, whether the product which you are manufacturing is vulnerable to regulatory guidelines and money laundering or not. चौथा जो है एंटिटी टाइप, वो जो एंटिटी टाइप आपकी ऑर्गेनाइजेशन का है, उसका लीगल ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, साथ ही साथ क्या ये स्पेशल एंटिटी में आता है। याद होगी आपको एक लिस्ट दिखाई थी मैंने 7 एंटिटीज की, जिसमें हमको यूपीओ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। तो एंटिटी टाइप में ये भी हम देखते हैं कि वेदर द एंटिटी विच यू आर ओपनिंग इज कमिंग आउट ऑफ दिस 7 एंटिटीज। एंड लास्ट, डिलीवरी चैनल। डिलीवरी चैनल मतलब इसके ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसी है, कि इंटरमीडियरीज क्या है या इनका बिजनेस चैनल कैसा है। इंटरमीडियरीज क्या है, मतलब प्रोडक्शन से लेके मार्केट तक कौन कौन से इसके स्टेक होल्डर्स हो रहे हैं। दूसरा, क्लाइंट और मैनेजमेंट के बीच रिलेशनशिप क्या है, मतलब कस्टमर एंड मैन्युफैक्चरर के बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ये डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाता है कैसे। एंड तीसरा, वेदर द ओनर आर
हैविंग फेस टू फेस रिलेशनशिप और नॉट, या शैडो ओनर्स है, मतलब नॉन फेस टू फेस ओनर्स। ऐसे केसेस में इन चीज़ों की रिस्क रेटिंग बहुत ही हाई होती है। तो दोस्तों, ये आप जो लिंक देख रहे हैं, ये गूगल ड्राइव का लिंक है, जिसको आप गूगल पे जाके इसका पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ हाउ यू कैन एक्सेस इट। तो ये रहा गूगल, आप पहले google.com पे चले जाइए, देन ये जो लिंक है इसको यहाँ पेस्ट कीजिए एंड प्रेस एंटर। तो देखिए ये आपका इसका पीडीएफ ओपन हो गया है, जहाँ पे पीआईवी, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, ट्रस्ट एंटिटी, फाउंडेशन एंटिटी, चैरिटीज, ड्यू डिलिजेंस एंड क्लाइंट रिस्क रेटिंग के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, रिस्क टाइप क्या होते हैं, और रिस्क रेटिंग को कौन से 5 पिलर्स क्या होती है, इसका पीडीएफ मैंने दे दिया है। आप एक्सेस कर सकते हैं एंड प्लीज यूज इट फॉर योर इंटरव्यूज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। ये था एंटिटी टाइप पार्ट 2। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में मैं आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।